11 हंसते हुए मेरा अकेलापन। इसका लेखक है मलियज। इसका लेखक है मलियज। ठीक है, नाम याद रखना क्या है, मलियज। ट्रिक के द्वारा हर नाम याद करवा देंगे, लेकिन चैप्टर के साथ भी याद करना जरूरी है। चलिए, ये जो आपका हंसते हुए एक अकेलापन है, तो ये समझते हैं। ये एक प्रकार का क्या है, आपका पत्र है। ये हंसते हुए अकेलापन जो है, ये मलियज जी जो है एक पत्र लिखते हैं। पत्र के माध्यम से बहुत चीज सिखाने का प्रयास करते हैं। वही पत्र लिखे हैं, वही पत्र को इसमें डाला गया, वही पत्र को पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं। हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन। डायरी लेखन मेरे लिए एक दहकता हुआ जंगल हो, एक तटस्थ घोंसला नहीं जिसमें अपने पर घुसेड़ में जा चाहूं, चुपेट पड़ा रहूं। डायरी मेरे क्रम की साक्षी हो, मेरे संघर्ष की प्रवक्ता हो, यही मेरी सुरक्षा है। डायरी के कोरे पृष्ठों पर अंकित शब्दों में नहीं, उन पर जलती आग के बीच। याद रखिएगा, डायरी हर कोई नहीं लिख पाता है। डायरी देखे होगे, डायरी आप लोग खरीद लेते हैं, मोटा मोटा डायरी खरीद लेते हो, लेकिन क्या लिखते हो, अल से बल कुछ से कुछ लिख के रख देते हो। लेकिन डायरी लिखना बड़ा ही कठिन होता है। डायरी लिखना बड़ा ही कठिन होता है, क्योंकि डायरी में सच्चाई चीजों को लिखना पड़ता है। डायरी में सच्चाई चीजों को लिखना पड़ता है। डायरी में अपने दिनचर्याओं को लिखना पड़ता है। जैसे आज आपने खाना खाए हो, खाना में क्या खाए हो, आज आपको कोई लतिया दिया तो वो लिखना पड़ेगा डायरिया, है ना, कि आज हमारा लतियाया है। आज हम जो है गिर गए हैं, आज हमको मेरे साथ आज बाजार गए हैं, बाजार में फल खरीदे हैं, फलना ठिकाना चिलना, क्योंकि हर एक चीज आपको डायरी में मेंटेनेंस करना पड़ता है। इसलिए डायरी लिखना बड़ा ही कठिन होता है ना। डायरी लिखना बड़ा ही कठिन होता है, और डायरी में सच्चाई चीजों को लिखना पड़ता है। ठीक है, वही लेखक बताते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक पत्र लिखते हैं रानीखेत पत्र लिखते हैं, सुनिएगा। 14 जुलाई 1956 को 14 जुलाई 1956 को एक पत्र लिखते हैं। सारा पत्र का डेट याद नहीं रखना, बशर्ते 2 पत्र का डेट याद रखना है, जो हम बोलेंगे उसका, इसका इस सबका नहीं। ठीक है, 14 जुलाई 1956 का ये पत्र है, सुनिएगा। सुबह से ही पेड़ काटे जा रहे हैं, सुबह से ही पेड़ काटे जा रहे हैं। मिलिट्री की छावनी के लिए ईंधन पूरे सीजन और आगे आने वाले जाड़े के लिए भी। पेड़ गो की पूरे हरे तो नहीं, लेकिन चारों ओर के सरजब पेड़ों ने मानव उदारतावश अपने में से थोड़ी थोड़ी हरितावा प्रदान कर उन्हें भी अपने गिरोह में मिला लिया है। अपने उदात और विशाल और परनावान गिरोह में। उस गिरोह की आत्मा एक है, क्योंकि उस आत्मा का नाद एक है। वे सब बोलते हैं, तब एक भाषा में गाते हैं, तब एक भाषा में रोते हैं, तब भी एक भाषा में। कहने का तात्पर्य है कि हंसते हुए अकेलापन, जिनका लेखक है मलियज जी जो है एक पत्र लिखते हैं 14 जुलाई 1956 को। जैसे वो सो कर उठते हैं, देखते हैं कि कुछ लोग वृक्ष को काट रहे हैं, वही चीज जो इसमें मेंटेनेंस करते हैं, और बोलते हैं कि जिस वृक्ष को काट रहे हो वो भी वृक्ष सजीव होते हैं, है ना। वो भी वृक्ष बोलते हैं, वो उन वृक्षों को भी दर्द होता है, वो वृक्ष भी रोते हैं, वो वृक्ष भी गाते हैं, वो वृक्ष भी अपने भाषा में हर चीज कहता है ना। लेकिन लोग उनकी बातों को समझता नहीं है। कुहरा है खूब घना, खूब सफेद, दृष्टि के विस्तार को बीच ही से कच्चे फीते की तरह काट देता है। किंतु ये ध्वनियां, इन ध्वनियों की मेरे दरवाजे पर दस्तके, या अस्फुट याचना जो दीवार पर टंगे उस कुमाऊं गोली के खूबसूरत कैलेंडर में है, या कोने में टिकाकर रखी हुई स्फुट की
छड़ी रह रह कांपती क्यों है। नोटबुक के पन्ने यूं बेतरह फटफड़ाते क्यों, जिनमें बेशुमार पत्तियों और फूलों की रेखानुकृतियां स्मृति के उदास गुलदानों में बतौर गुलदस्ते आज भी जिंदा है। मौसम एकदम से ठंडा हो गया है। बूंदाबांदी और हवा, एक कलाकार के लिए यह निहायत जरूरी है कि उसमें आग हो और वह खुद ठंडा हो। अब देखिए ना, पोस्ट ऑफिस के सामने, बिल्कुल सामने बाईं ओर 11 अदत्त देवदार हैं। याद रखना है, पोस्ट ऑफिस के सामने, कहने का मतलब यह है कि मलियज जी के घर के सामने पोस्ट ऑफिस था और पोस्ट ऑफिस के सामने जो है 11 अदद देवदार के वृक्ष था। 11 की सब कुछ है। 11 जो है देवदार का वृक्ष था। किसका वृक्ष था? देवदार का। किसका था? देवदार का 11 वृक्ष था। किसके पास था? तो पोस्ट ऑफिस के सामने, है ना, पोस्ट ऑफिस के सामने। पूरे 11 गिनकर जैसे एकादश रुद्र खामख्वा की सोचता हूं कि वे 10 क्यों ना हुए या 12 क्यों नहीं, जब भी उधर से गुजरता हूँ। ये कहते हैं कि जब भी मैं पोस्ट ऑफिस से गुजरता हूँ तो मैं यही सोचता हूँ कि ये वृक्ष 11 ही क्यों है, 10 क्यों नहीं हो गया, 12 क्यों नहीं हो गया, ये 11 ही क्यों वृक्ष है। इसको तो 12-15 वृक्ष होना चाहिए था। उसके बाद कहते हैं, जब भी उधर से गुजरता हूँ यही ख्वाहियां उमड़ते हैं, यानी मैं किस कदर बोर हूँ। जब किसी चित्रकारी की किताब में रंग सिद्धांत के विषय में पढ़ते पढ़ते मालूम हुआ कि शौक और भटकीली रंग संवेदनाओं को बड़ी तेजी से उभारते हैं, उन्हें बड़ी तेजी से चरम बिंदु की ओर ले जाते हैं और उतनी ही तेजी से उन्हें ढाल की ओर खींचते हैं। मैं संयत हूँ, यानी ठंडा। अभी जब बाहर निकलूंगा तब खूब घना और खूब सफेद कोहरा मुझसे लिपट जाएगा, सब और छा जाएगा। ये कहते हैं जब मैं घर से निकलूंगा तो सारा कोहरा मेरे शरीर पर आ जाएगा। आप देखे होंगे ठंडे के दिनों में क्या होता है, कोहरा जो है कोहरा पूरा शरीर पर आ जाता है, पूरा पानी हो जाता है। यही कहते हैं कि जब मैं घर से बाहर निकलूंगा तो कोहरा क्या करता है, तो कोहरा जो है वह पूरा शरीर पर आ जाएगा, पूरा शरीर पर आ जाएगा। मेरे अतीत और मेरे वर्तमान का समीकरण व भविष्य जो फीते की तरह बीच ही से कटा हुआ है, इस कोहरे में समा जाएगा। अज्ञात भाषा में अज्ञात गान और अज्ञात रुदन लिए हुए कागज के एक नन्हे से टुकड़े की तरह इस कोहरे के ताबीज में तब तक ईंधन यानी आग पूरे सीजन और आगे वाले जाड़ों के लिए भी चाहिए। ये कहते हैं कि तब तक ईंधन यानी आग पूरे सीजन और आगे आने वाले जाड़ों के लिए भी चाहिए। ये कहते हैं कि लकड़ियां जो है इस ठंडी के लिए तो चाहिए, लेकिन अगले ठंडी के लिए भी लकड़ियां मुझे चाहिए। 18 जून 1957 के पत्र, आपकी बार लिखते हैं, एक पत्र लिखते हैं 18 जून 1957 को लिखते हैं। एक खेत की मेड़ पर सारी सच्चाई बातों को लिखना पड़ता है डायरी में, याद रखना है। डायरी लिखना क्यों कठिन होता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखना है, क्योंकि डायरियों में सच्चाई बातों को लिखना पड़ता है जो कि बहुत ही कठिन होती है, इसलिए डायरी लिखना बहुत ही कठिन है। ठीक है, याद रखना है। 18 जून 1957 को पत्र लिखते हैं। एक खेत की मेड़ पर, मेड़ में तो समझते हैं, मेड़ मतलब क्या होता है, चलिए मैं समझ। एक खेत की मेड़ पर बैठी कौवे की कतार देखकर, मेड़ मतलब होता है आड़ी, आड़िया ना होता है खेत वगैरह में, आड़ी जो होता है उसी को कहते हैं मेड़। एक खेत की मेड़ पर बैठी कौवे की कतार देखकर उम्र की फसल पककर तैयार, सपनों का सुहाना रंग अब जर्द पड़ चला है। एक मधुर आसपूर्ण फल जिसने अनुभव की तिताई के छिलके उतार फेंके हैं, विगत के वे मूल जिन पर बचपना कभी शान धरता था, कितने बवानी भोतरे हो उठे हैं, जैसे कि वह जड़ पौधे का आत्मदान स्वीकार कर लेने के बाद विकास की एक सीमा के उधर
हवाओं में ये किसी महक है, हवाओं में ये कैसी महक है, धरती में ये कैसी चिलक है कि फसलें कटने भी नहीं पाई, और जड़ों को उखाड़कर किसी चाणक ने दही छिड़का ही नहीं, और ये बाट बखरे दाल। प्रश्न है वे बालों के गुच्छे नहीं, जिन्हें जब चाहा जुनून में सिर से नोच लिया। ये कहते हैं कि फसल वो चीज नहीं है कि जब चाहो तो इसे जो है गुच्छे की तरह से खींच लिया जाए, है ना। फसल वो चीज नहीं है। उसके बाद लिखते हैं 14 जुलाई 1962 को ये पत्र लिखते हैं कोसानी है ना, कोसानी में लिखते हैं कि आज भी कोई चिट्ठी नहीं, तबीयत किसी कदर बेजार हो उठी है। दोपहर तक आशा रहती है कि कोई चिट्ठी आएगा, दोपहर तक इसको आशा रहता है कि कोई चिट्ठी आएगा, पर भारी सी दोपहर बीत जाती है, कुछ नहीं होता। इतनी भी ताब नहीं कि डाकघर में ही जाकर पूछ आऊं। ये कहते हैं कि मेरा इतना भी तबीयत सही नहीं है कि मैं जाकर डाकघर वाले से भी पूछ लूं कि मेरा चिट्ठियां आया कि नहीं आया। मेरा तबीयत इतना खराब था उस दिन, इतना खराब था कि जो है मुझे चिट्ठी देखने के लिए पोस्ट ऑफिस जाने के लिए बहुत ही कठिन मेरे लिए कार्य था वो, है ना। कि तबीयत खराब होने के कारण डाकघर जो है नजदीक ही था, लेकिन उतना दूर तक भी मैं हम जो है जाने के लिए असमर्थ थे, इतना तबीयत खराब था। अजब सी बेचैनी मन में होती है, उस वक्त सारा परिवेश एक मीठे हुए अक्षर की तरह लगता है, किसी शब्द के बीच एक अक्षर की तरह जिसके मिट जाने से पूरे शब्द का अस्तित्व संदिग्ध हो उठता है। ये कहते हैं कि अजब सी बेचैनी मन में होती है, उस वक्त सारा परिवेश एक मीठे हुए अक्षर की तरह लगता है, किसी शब्द के बीच एक अक्षर की तरह जिसके मिट जाने से पूरे शब्द का अस्तित्व संदिग्ध हो उठता है। आपको पता होगा कि जैसे मान लिया जाए आप इस शब्द को मिटा दिए तो ये शब्द का अनर्थ हो गया, है ना। ये शब्द का अब अनर्थ हो गया। उसी प्रकार एक शब्द को मिटा देने पर उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। उसी तरह जो है मेरा तबीयत बिगड़ने के बाद मेरा जो है पूरा दिनचर्या ही बेकार हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह आपका कोई कहानी नहीं है, कोई कविता नहीं है, यह आपका एक पत्र है, इसको समझना ही पड़ेगा। प्रश्न यहाँ से बनेगा, गहराई में पूछता है, ध्यान देना। ये पूछेगा नहीं पूछेगा ये भी ध्यान देना। यहाँ से ऐसी मन स्थिति में ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न बन जाएगा। ऐसी मन स्थिति में कुछ काम वैसे भी नहीं होने का यूं भी पहले ही कौन तीर मार रहे थे। चिंतन और रचना की सब प्रक्रिया कुठित है। एक आशंका में हर दम झूलता रहने वाला मन, जिसमें हर आहट रस में लगती है, हर खटखटाता चौंका जाता है। अटखेलियां करती हुई हवा कनफुसिया सी करती लगती है, जैसे मेरे विरोध कोई साजिश ठाने बैठे हैं। 5 जुलाई 1962 को ये फिर पत्र लिखते हैं कोसानी में। कल यहाँ के सूचना केंद्र में एक अधेड़ सी व्यक्ति ने, आप प्रश्न स्टार्ट हो गया, यहाँ का प्रश्न पूछेगा, ध्यान से सुनना है, ध्यान पूर्वक से। 5 जुलाई 1962 को ये पत्र लिखते हैं कोसानी, है ना, कोसानी। सुनिएगा क्या लिखते हैं। कल यहाँ एक सूचना केंद्र में, ये डायरी लिख रहा है, डायरी में साथ मेंटेनेंस कर रहे हैं, इसलिए डायरी लिखना बड़ा कठिन होता है। जैसे आप मान लीजिए बैंक गए, बैंक में आपके साथ क्या हुआ, आपको कौन मिला, आपके साथ क्या कुछ बोला, सारा चीज डायरी में लिखना पड़ता है ना। तो वही देखिए लिखते हैं, डायरी में लिखते हैं। कल यहाँ एक सूचना केंद्र में एक अधेड़ से व्यक्ति, अधेड़ मतलब होता आधी उम्र की व्यक्ति, अधेड़ मतलब आधी उम्र की व्यक्ति। कल यहाँ एक सूचना केंद्र में एक अधेड़ सी व्यक्ति ने आकर्षित किया, है ना, मुझे आकर्षित किया। एक आधी सी उम्र की व्यक्ति थे जिन्होंने मुझे अपनी ओर आकर्षित किया। पराया वे और मैं एक ही समय शाम को वहां अखबार देखने पहुंचते थे। ये कहते हैं कि वो जो अधेड़ सी व्यक्ति थे जो मुझे सूचना केंद्र मिले थे,
वो और मैं, वो और मैं क्या करते थे, एक ही साथ जो है अखबार पढ़ने के लिए जाया करते थे, एक ही साथ जो है अखबार पढ़ने के लिए जाया करते थे। कल पुस्तकों के छपने बपने की बात किसी को तेज स्वर में बता रहे थे कि कल पुस्तकों के छपने बपने की बात किसी को तेज स्वर में बता रहे थे तो बरबस ध्यान खींचा। ये बोलते हैं, मलियट जी कहते हैं कि जो वो अधेड़ सी व्यक्ति थे वह एक ही बात कह रहे थे, वो एक ही बात जो है कह रहे थे, वो पुस्तक के बारे में कह रहे थे कि कल पुस्तक छपने की बातें उनके मुंह से हम सुन रहे थे। वो बोल रहे थे कि कल पुस्तक छपने वाला है। यही बात मुझे जो है यही बात उनका जो है मुझे अपनी और उसको आकर्षित कर लिया, है ना। यही बात जो है मुझे आकर्षित कर लिया कि वो कह रहे थे कि कल पुस्तक छपने वाला है। यही बात को जब मैंने सुना तो उसकी ओर आकर्षित हो गया। परिचय पूछा, बोला बलभद्र ठाकुर, है ना। उनका नाम क्या था, वो अधेड़ व्यक्ति का क्या नाम था, बलभद्र ठाकुर। अब यहाँ से प्रश्न स्टार्ट हो गया, ध्यान देना है। बलभद्र ठाकुर, बलभद्र ठाकुर नाम से और परिचित नहीं था। उनकी एक किताब शमशेर जी के यहाँ देखती थी। परिचय पूछा, बोला बलभद्र ठाकुर नाम से और परिचित नहीं था। उनकी एक किताब शमशेर जी के यहाँ देखी थी। उनकी किताब किसके यहाँ देखा था, शमशेर जी के यहाँ उनकी एक किताब था। मुझे विद्यार्थी जानकर अपने अन्य श्रोताओं को भूल वे धीरे धीरे आत्मश्लाघ के मूड में उतर आए। उनकी पुस्तकों का जनता में कैसा स्वागत हुआ। किस बड़े अहमदेदार व्यक्ति ने पढ़कर क्या कहा, फलाने अंडर सेक्रेटरी उसे मांगकर पढ़ने ले गए तो ऐसी पसंद आई कि लौटाया तक नहीं। आदि के प्रसंग उत्साह से सुनाते रहे, सुनकर रस आता रहा। ये कहते हैं कि उनका पुस्तक में इतनी रस थी कि लोग अगर एक बार पढ़ता था तो फिर जो है किताब वापस नहीं करता था। हाँ, रस मतलब होता है जैसे किसी चीज को पढ़ना, जैसे मान लीजिए कोई किताब पढ़ रहा है या कोई चीज पढ़ रहा है, जैसे मान लीजिए कोई मूवी देख रहा है तो कहता है जैसे आनंद आ गया, है ना, एक फिल्म में बहुत आनंद आ गया, तो उसी को कहता है रस, है ना। रस मतलब बड़ा पसंद होना, है ना, बड़ा उस चीज को देखने के बाद जो है ना उसमें डूब जाना, है ना, तो उसी को कहते हैं रस। आगे है, उनके चेहरे की छटा अच्छी लगी। चश्मे के भीतर उनकी आंखें लेखक के सहज गर्व से भर उठी थी। ठीकना गट्ठा हुआ शरीर, रंग सावरे से कुछ अधिक, लुंगी और जैकेट पहने। याद रखना है, वो जो अधेड़ सी व्यक्ति थे वो क्या पहने हुए थे, लुंगी और जैकेट पहने थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है। वो जो अधेड़ सी व्यक्ति थे वो क्या पहने हुए थे, लुंगी और जैकेट पहने थे। वो कैसा दिखने में कैसा लगते थे, उनका चेहरा कैसा था, तो याद रखना है उनका चेहरा था, उनका शरीर था, रंग था सांवला। कैसा रंग था, सांवला था, ठीक है। ठीकना गाठा हुआ शरीर, ठीकना गाठा हुआ शरीर, रंग कैसा था, सांवला। बस पूछेगा कि अधेड़ व्यक्ति देखने में कैसा था, तो ठीकना सा शरीर, ठीकना मतलब लंबा चौड़ा शरीर, लंबा चौड़ा हष्ट पुष्ट शरीर था। और रंग कैसा था, रंग सांवला था और लुंगी पहने हुए था और जैकेट पहने हुआ था, क्योंकि ठंडा के दिन था, लुंगी पहने हुआ था और जैकेट पहने हुआ था। आगे 7 बज रहे थे, खाना भी पकाना था। 7 बज रहे थे, खाना भी पकाना था, क्योंकि भूख लग आई थी। विदा ली। शाम को घटा उमड़ी और थोड़ी बारिश। घंटे 1.5 घंटे नेगी परिवार के साथ बिताया। कितने घंटे नेगी परिवार के साथ बिताया था, तो घंटे 1.5 घंटे जो है वह नेगी परिवार के साथ बिताया था। घर की बूढ़ी माँ
घर की बूढ़ी माँ जीवट की कामकारी महिला है, उनका एक स्केच बिठाकर बनाया। सुनिएगा, घंटे 1.5 घंटे नेगी परिवार के साथ बिताया। घर की बूढ़ी माँ जीवन की कामकाजी महिला है, उनका एक स्केच बिठाकर बनाया और उन्हें दिया। ये कहते हैं, मैंने जब नेगी परिवार के यहाँ गया था तो 1.5 घंटे मैंने नेगी परिवार के साथ बिताया है। घर में वह एक बूढ़ी माँ थी, उस बूढ़ी माँ को मैं अपने पास बिठाया और उस बूढ़ी माँ को जब अपने पास बिठाया तो उनका एक फोटो बनाया, उसका एक स्केच बनाया है ना, उनका एक फोटो बनाया और मैंने उसको दिया। आगे, उनके मकान का एक रंगीन स्केच बनाया। याद रखना है, बूढ़ी माँ का भी रंगीन स्केच बनाया गया और उनका मकान का भी क्या बनाया था, एक रंगीन स्केच बनाया था। आगे, जगत सिंह की भाभी ने मांग तो देना पड़ा। किसने मांगा था? तो जगत सिंह की भाभी ने जो है, जो लेखक ने स्केच बनाया था बूढ़ी माँ का और उनके मकान का, तो किसको दिया था? जगत सिंह की भाभी को दिया था। जगत सिंह की भाभी को दिया था क्योंकि उसने मांग लिया था। आगे, मैं रेडियो से गाने सुनता रहा, उधर चाय पानी का प्रबंध होने लगा अपनी स्थिति के अनुकूल, और वह तो मैं देख ही रहा था। मेहमानबाजी का यह भाव मन को अच्छा लगा। मैं उनका सिर्फ किराएदार न था, एक मेहमान भी था। दुख इस बात का हुआ कि इस परिवार के साथ पहले क्यों नहीं घुला मिला। अब तो शायद परसों तक चल ही देना होगा। ये कहते हैं कि जिस नेगी परिवार के साथ इन्होंने बिताया था, जिस नेगी परिवार के साथ ये घंटे 1.5 घंटे बिताया था, और उस बूढ़ी माँ को अपने साथ बिठाया और उस बूढ़ी माँ को बिठाकर जो है उनका स्केच बनाया, उनके मकानों का स्केच बनाया गया। और उसके बाद जो है जगत सिंह की भाभी जो है उनके स्केचो जो वो फोटो बनाए थे उनको मांग लिया था। तो इनको इतना इज्जत सम्मान मिला था, मलियज जी को जो है बहुत ज्यादा उस परिवार में जो है इज्जत सम्मान मिला था। तो वही लेखक कहते हैं कि मैं इस परिवार में पहले क्यों नहीं घुल मिल गया होता, अब तो मैं चला ही जाऊंगा, अब तो मैं यहाँ से चला ही जाऊंगा, है ना। तो अब तो यहाँ से जो है परसों तक मैं चला ही जाऊंगा। यहाँ के स्कूल के 2 अध्यापक से परिचय हुई। यहाँ के स्कूल के 2 अध्यापकों से परिचय हुआ। टिपिकल पहाड़ी जड़, सीधे साधे, तरल, बिल्कुल पानी जैसे, जिनमें अच्छाइयां और बुराइयां दिख जाए। बुराइयां बल्कि कमजोरियां कहना अधिक उचित होगा। ऐसी की प्यार करने की तबीयत हो। कुचली हुई आकांक्षाओं के व्यक्ति जो किसी तरह दिन काट रहे हैं, अधिक बलबूते वाले आदमी नहीं रहे थे, अतः किसी बड़े सपने की भंग होने का दर्द नहीं, बस एक रिसन है, एक स्थिर जीवन की चढ़ाई जिस पर रोज चढ़ने उतरने का अभ्यास हो गया है। इसलिए अब अखरता नहीं पर यह नहीं अखरना किसी अतः स्फूर्ति के कारण न होकर एक अपना ली गई व्यवस्था है, एक समझौता जो बस एक बेबूझ सी सर्द आह छोड़ जाता है। उस पर ठहर कर चिंतन नहीं करता, चिंतन करने की कोई गुंजाइश ही नहीं। सब कुछ यूं ही चल रहा है, बहुत कट गई, बाकी भी कट जाएगा। उसके बाद एक पत्र फिर लिखते हैं, उसी में डायरी मेंटेनेंस करते हैं और लिखते हैं 8 जुलाई 1962 को। ये सारा पत्र का डेट याद नहीं रखना है, बस 2 को याद रखना, 2 को पूछता है। 8 जुलाई 1962 कोसानी में लिखते हैं कल शाम से जो रोज इस समय तक बहुत प्यारी सी गंध हवा में लिखते हैं कल शाम से रोज इसी समय एक बहुत प्यारी सी गंध हवा में उड़कर मेरे ब्राज तक आती। मैं इतनी कोमल और मिठास सी लिए हुए कि आंखें खुद क्षणों के लिए बंद हो जाती। ये कहते हैं कि
ये कहते हैं कि कल शाम से जो रोज मेरे घर तक, मेरी चौखटे तक जो सुगंध आती थी, बड़ा ही विचित्र सुगंध थी, बड़ा ही, है ना, बड़ा ही मोहक सुगंध थी। आगे लिखते हैं दिल्ली में, अब पत्र लिखते हैं, अब जो उसमें डायरी मेंटेनेंस करते हैं, दिल्ली 30 अगस्त 1976, 30 अगस्त 1976। सुनिएगा सब, अब यहां से जो है, अब यहां से प्रश्न बनेगा, ठीक है, अब सुनना है। सेब बेचती लड़की, एक दिल्ली में, ये दिल्ली जाते हैं तो उनको एक लड़की मिलता है जो कि सेब बेचता है। सेब बेचती लड़की, उसकी कलाई में इतना जोर न था कि वह चाकू से सेब की एक फाक काटकर ग्राहक को चखाती। लेखक मलियत जी कहते हैं कि मैंने एक बार दिल्ली गया और दिल्ली में मैंने देखा कि एक जो ठेला पर जो है फल बेचती हुई एक लड़की थी, बहुत ही कोमल लड़की थी। उनके हाथ में इतना दम नहीं था, है ना, कि वो फल काटकर किसी ग्राहक को चखा पावे, है ना, इतना कमजोर वो लड़की थी। 2-4 बार उसने कोशिश की, फिर एक खिसकाई हुई हंसकर चाकू। ये कहते हैं कि 2-4 बार वो लड़की जो है, वो 2-4 बार, कितना बार, 2-4 बार जो है वो फल काटने की कोशिश करता है। 2-4 बार जो है वो लड़की, पूछा जाएगा कि लड़की कितने बार फल काटने की कोशिश करती है, 2-4 बार। 2-4 बार वो लड़की जो है वो फल काटने की कोशिश करता है, और जब नहीं करता है तो वो हंस देता है ना, वो थोड़ी सी हंसती है, हंसकर चाकू मेरे हाथ में थमा दिया। जब उसे नहीं कटा तो जैसे मान लीजिए कि लेखक जो थे वो सेब खरीदने के उसके पास गया, सेब खरीदने के लिए उसके पास गया। जब उसके पास सेब खरीदने के लिए गया तो लड़की सेब काट रही थी, लेकिन उससे 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 4 बार कोशिश किया, 2-4 बार कोशिश किया सेब काटने का, लेकिन सेब कटा उससे नहीं। तो उस लड़की ने क्या किया कि चाकू जो है लेखक के हाथ में ही थमा दिया कि काट जो है खुद से काटे चख लो। तो लड़की बोली खुद ही चख लो, मीठे हैं सेब, खुद से चख लो, मीठी है सेब तो वैसे ही मीठे थे। उनका रंग और खुशबू देखकर उनकी किस्म में पहले ही जान चुका था। पर वह 7-8 साल की लड़की कितना उम्र की थी, 7, यहाँ प्रश्न का 7 से 8 साल की लड़की थी, जो कि फल बेच रही थी। जो लड़की फल बेच रही थी उसका उम्र जो था वह 7 से 8 साल की उम्र थी उस लड़की की, ठीक है, याद रखना है। नई दुकान संभाली थी, या जिसे हाल में ही दुकान संभला दी गई थी। अपने ग्राहक को अपने सौदे के बारे में शक की जरा गुंजाइश न देने को आतुर थी। मैंने उसके पतले लगभग ज्वारे जिसमें उसके चेहरे और खुली कलाइयों को देख और उन सेवों की तरफ जिसके घेर को जल्दी से जल्दी कम करने की ललक उसकी आंखों में थी। ये लेखक कहते हैं कि मैंने उस लड़की के अंदर मैंने ये देखा कि उस लड़की के भीतर एक ही विचार था, एक ही दिमाग में उनका बैठा हुआ था कि ये जो सेब से भरा हुआ जो यहाँ पे ठेला है, ये जल्दी से जल्दी इसको खत्म करना है, जल्दी से जल्दी इसको खत्म करना है। बस उसका एक ही जो है उद्देश्य था। अब की बात अगला लिखते हैं, आगे डायरी मेंटेनेंस करते हैं, लिखते हैं 10 मई 1978 को, 10 मई 1978 को सुनिएगा क्या होता है। आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है। याद रखना है कि आदमी जो होता है वो आदमी जो है वह यथार्थ को जीता ही नहीं बल्कि यथार्थ को रचता भी है, ठीक है, याद रखना है। आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं बल्कि यथार्थ को रचता है। ये मेरे बच्चे मेरे रचे हुए यथार्थ है। ये कहते हैं ये जो मेरे बच्चे हैं, ये जो है क्या है, ये बच्चे जो मेरे हैं ये जीते हुए यथार्थ है। ये क्या है, रचे हुए यथार्थ है। ये जो बच्चे दिख रहा है ये रचे हुए क्या है, यथार्थ है। इनसे जुड़ी हुई फिक्र और सरोकार मेरे अपने रचे हुए हैं, और ये सब मुझसे रचे जाकर मुझसे स्वतंत्र हो गए हैं।
इस अपने रचे हुए यथार्थ से वे बंध गया हूँ और उसका दावा अपनी नाड़ी में प्रतिपल महसूस करता हूँ। रचा हुआ यथार्थ भोगे हुए यथार्थ से अलग है। याद रखना है, रचा हुआ यथार्थ जो होता है वह भोगे हुए यथार्थ से अलग है। आगे, भोगा हुआ यथार्थ एक दिया हुआ यथार्थ है। भोगा हुआ यथार्थ एक क्या है? तो दिया हुआ यथार्थ है। हर आदमी अपना अपना यथार्थ रचता है। हर आदमी अपना अपना यथार्थ रचता है। हर आदमी अपनी भविष्य को खुद बनाता है। याद रखना, यथार्थ मतलब समझिएगा कि हर इंसान अपने भविष्य को खुद निर्धारित करता है। उसका भविष्य पहले से तय नहीं होता, बल्कि उसे तय करना पड़ता है। यहाँ आकर उसे हर चीजों को तय करना पड़ता है। ठीक है, तो हर आदमी अपना अपना यथार्थ रचता है और उस रचे हुए यथार्थ का एक हिस्सा दूसरे को दे देता है। हर आदमी जो है वो अपना अपना यथार्थ रचता है और रचे हुए यथार्थ का एक हिस्सा दूसरे को दे देता है। हर एक का भोगा हुआ यथार्थ दूसरे के दिए हुए हिस्से यथार्थ का एक सामूहिक नाम है। इसलिए यथार्थ को रचना एक नैतिक क्रम है। यथार्थ को रचना कैसा क्रम है? नैतिक क्रम है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, यथार्थ को रचना कैसा क्रम है? नैतिक क्रम है। क्योंकि वह एक सामाजिक सत्य की भी सृष्टि करता है। यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। यथार्थ के लेन देन का नाम क्या है? संसार है। यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। इस संसार से संपृक्ति एक संरचनात्मक क्रम है। इस क्रम के बिना मानवीयता अधूरी है। हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है। याद रखना है, हर वह आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है। ठीक है, याद रखना है कि हर वह आदमी उस संसार को रचता है। हर वह आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और जिसमें वह भोगता है ना? जिसमें वह भोगता है, जिसमें वह जीतता है और जिसमें वह भोगता है। हर इंसान वह संसार का खुद ही निर्माण करता है, खुद ही रचना करता है। आदमी के होने की शर्त यह रचा जाता भोगा जाता संसार ही है। रचने और भोगने का रिश्ता एक द्वंद्वात्मक रिश्ता है। एक के होने से ही दूसरे का होना। दोनों की जड़ें एक दूसरे में है और वही से वे अपना पोषण खींचते हैं। दोनों एक दूसरे को बनाते हैं, दोनों एक दूसरे को मिटाते हैं, दोनों एक दूसरे को बनाते मिटाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है 11 जून 1978 को पत्र लिखते हैं, डायरी में मेंटेनेंस करते हैं। 11 जून 1978। आगे बढ़ते हैं। मेरे भीतर इन दिनों कितने शब्द भरे पड़े हैं। यह अर्थ जो लिखता हूँ, अगर उसमें शब्द अधिक है तो अर्थ कम, या अगर अर्थ ज्यादा है तो उसके हिसाब से शब्द कम पड़ रहे हैं। कहने में तात्पर्य है कि यह डायरी लिखना बड़ा ही कठिन होता है। वही चीज लिख रहा है कि हर डायरी में जो है शब्दों को तोलना पड़ता है। लिखने से पहले शब्दों को तोलना पड़ता है ना? डीम पतरा मार के लिखा नहीं जाता है ना? झूठ हो गया जय मन से लिखने का। आपको मान लिया जाए कि घर से बाहर निकले या किसी मामला में हो गया, दूसरा तमाशा आपको दे दिया है, तो आप वो चीज डायरी में नहीं लिखोगे। आप क्या लिखोगे? अगर आपके साथ अच्छा चीज हुआ तो डायरी में लिख दोगे। नहीं, डायरी में अच्छा चीज भी लिखा जाएगा और बुरा चीज भी लिखा जाएगा। जो आपके साथ गलत भी हुआ है वो भी चीज डायरी में लिखना पड़ेगा, जो सही हुआ है वो भी चीज डायरी में लिखना पड़ेगा, और हर एक चीज आपको लिखना पड़ेगा जो आपके साथ हुआ है। आगे डायरी में शब्दों और अर्थों के बीच तटस्थता कम रहती है। डायरी में शब्दों और अर्थों के बीच तटस्थता कम रहती है। इसी से उसका लिखना जाना मुमकिन नहीं या कि मुश्किल है। लिखना मात्र एक तटस्थता की मांग रखता है। डायरी लिखना भी कभी मैंने कविता के मूड में डायरी लिखी है। डायरी लिखी है, तब शब्द और अर्थ के बीच दूरी का एहसास किसी माप के अनुसार निर्धारित नहीं होता। शब्द अर्थ में और अर्थ शब्द में ढलते चले जाते हैं।
एक दूसरे को पकड़ते हैं, एक दूसरे को छोड़ते हुए जिस पल में वे एक दूसरे का हाथ छोड़ देते हैं वह आकाश होता है। याद रखना है, जिस पल वे दूसरे का हाथ छोड़ते हुए किस क्षण, कैसा क्षण होता है, तो आकाश का क्षण होता है। और उसमें रचना बिजली के फूल की तरह खिल उठती है। जिस पल शब्द और अर्थ एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं वह धरती का क्षण होता है। याद रखना है, जब हाथ छोड़ता है तो आसमान, जब हाथ छोड़ता है तो आकाश होता है। ठीक है, जिस पल वे एक दूसरे का हाथ छोड़ देते हैं वह आकाश होता है। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा है कि जब शब्द और अर्थ एक दूसरे का हाथ छोड़ देता है, जब शब्द और अर्थ एक दूसरे का हाथ छोड़ देता है तो वो आकाश का पल होता है। क्या होता है? आकाश का पल होता है। जब शब्द और अर्थ दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेता है तो कैसा क्षण होता है? है ना, कैसा होता है? आकाश का, धरती का क्षण होता है। कैसा होता है? धरती का क्षण होता है। हमें समझिए वो क्वेश्चन हम क्या कह रहे हैं, फंस जाओगे वो, फिर समझिए हम क्या कह रहे हैं। कह रहे जब शब्द और अर्थ एक दूसरे का हाथ छोड़ता है तब आकाश का पल होता है, और जब हाथ जोड़ता है, जब हाथ पकड़ता है तो धरती का क्षण होता है। छोड़ता है तो आकाश का पल होता है और पकड़ता है तो धरती का क्षण होता है। धरती का क्षण होता है। आगे, अपने प्रस्फुटन का आदि स्रोत। अब अगला लिखते हैं डायरी में 20 जून 1978 को, 20 जून 1978 को। समझ आ रहा है कि सारा डायरी मेंटेनेंस करना है, कितना तारीख को घटना घटा है, कितना बजे घटा है, हर चीज लिखना पड़ता है, हर चीज मेंटेनेंस करना पड़ता है। कितना बजे? सुरक्षा डायरी में भी नहीं है। ये कहते हैं, मलियज जी कहते हैं कि सुरक्षा तो डायरी में भी नहीं है। मलियज जी क्या कहते हैं कि सुरक्षा तो डायरी में भी नहीं है, वहां सिर्फ पलायन है। याद रखना है, डायरी में भी पूछा जाएगा कि लेखक ने कहा सुरक्षा नहीं बताया है, डायरी में भी सुरक्षा नहीं बताया है, वहां सिर्फ पलायन है, वहां सिर्फ पलायन है। सुरक्षा अगर कहीं है वो सुनना, यहाँ सुन, होशियार बनोगे प्रश्न छूट जाएगा, क्योंकि हम यहाँ से प्रश्न बनेगा। सुरक्षा डायरी में भी नहीं है, वहां सिर्फ पलायन, वहां सिर्फ पलायन है। सुरक्षा अगर कहीं है, सुरक्षा अगर कहीं हो सकती है तो बाहर सूरज की रोशनी में। याद रखना है, अगर सुरक्षा कहीं हो सकती है तो वह सूरज की रोशनी में। सुरक्षा अगर कहीं हो सकती है तो वह सूरज की रोशनी में, अंधेरे में नहीं। पूछा जाएगा कि लेखक ने सुरक्षा कहाँ बताया है, तो लिखना पड़ेगा कि लेखक कहते हैं कि सुरक्षा अगर हो सकता है तो वह सूरज की रोशनी में हो सकता है, अंधेरे में नहीं। सूरज की रोशनी में, लेखक ने सूरज की रोशनी में सुरक्षा बताई पर अंधेरे में नहीं। तो सुरक्षा हो सकता है सूरज की रोशनी में, अंधेरे में नहीं हो सकता है। आगे, अंधेरे में सिर्फ छिपा जा सकता है, अंधेरे में सिर्फ छिपा जा सकता है, नुक्का चोरी कर सकता है ना, अंधेरे में सिर्फ छिपा जा सकता है। एक पल की धुकधुकी के साथ सुरक्षा चुनौती को झेलने में ही, लड़ने में, पिसने और खटकने में, बचाने में नहीं, अपने को सेने में नहीं। अगला लिखते हैं डायरी में 9 दिसंबर 1978 को, 9 दिसंबर 1978 को। जो कुछ लिखता हूँ सबका रचना नहीं होती, सबका रचना नहीं होती। जो सब कुछ लिखता हूँ उसका हर किसी का रचना नहीं होती। ये पृष्ठ तो और भी नहीं, जितना कुछ मैं भोगता हूँ उस सब में रचना के बीज नहीं होते। उस भोगे हुए अनुभव का कोई वंश आगे रचना में नहीं चलता। जो आगे चले और मुझसे भी साथ आगे ले चले, चाहे एक संभावना में वही रचना, शेष सिर्फ दस्तावेज। लेकिन यह दस्तावेज जरूरी है। दस्तावेज रचना का कच्चा माल है। दस्तावेज रचना का कैसा माल है? कच्चा माल। पूछा गया है, रचना दस्तावेज का कैसा माल है? कच्चा माल है। सिर्फ इतना ही नहीं, दस्तावेज मेरे जीवन का भोग अनुभव, रचना रूपी करेंसी को वास्तविक मूल्य प्रदान करने वाला मूलधन है। वह मिट्टी है जिसके बिना ना बीज की सत्ता है, ना बीज अपने को चरितार्थ करता है। रचना में छिपा हुआ भविष्य मिट्टी के अतीत सुख भुगाता है। जंगलों से आती हुई धूप मेरे बदन पर आड़ी तिरछी लकीरें बनाती हुए धूप और मेरे बालों से खेलते हुए तीसरे पहल की हवा शीतल और स्वच्छ, इनकी कोई राजनीति नहीं। अगला लिखते हैं
25 जुलाई 1980 को 25 जुलाई 1980 को लिखते हैं, जो मलियत जी का इम्पोर्टेंट लिखा हुआ था उसको इस चैप्टर में डाला गया। ये सब हकीकत है, सब है ना, सब दिन पतरा झूठो नहीं दिया है, सब हकीकत, लेकिन उठा के दे दिया, एक पॉइंट करके दे दिया है। हर चीज देगा तो बहुत बड़ा चैप्टर बन जाएगा ना। अगला 25 जुलाई 1980 को लिखते हैं, इधर पता नहीं कितने सालों से मेरे जीवन का केंद्रीय अनुभव लगता है कि डर है। ये कहते हैं 25 जुलाई पत्र को याद रखना है, हम किसी को नहीं याद करना है, तो इसको याद करना है। 25 जुलाई 1980, बस इसको याद रखना है। अगर इसको याद ना है, अगर हमारा जगह पर दूसरा को तो सब रटवा देता, लेकिन हम जो स्पेशल है इसको याद रखना है। 25 जुलाई 1980, क्योंकि ये भी पूछा भी जाता है। 25 जुलाई 1980 बहुत बेहतरीन है, यहाँ से प्रश्न बनता है। इधर पता नहीं कितने सालों से मेरे जीवन का केंद्रीय अनुभव लगता है कि डर है। ये कहते हैं कि मुझे पता नहीं है कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ डर है। क्या है? डर है। मेरे भीतर से बेतरह डरा हुआ व्यक्ति हूँ, मैं बहुत ही डरा हुआ व्यक्ति हूँ। इस डर के कई रूप हैं। ये कहते हैं कि मेरे अंदर जो डर है, ये डर वो चीज का नहीं कि मुझे कोई मारेगा, कोई मुझे डराएगा, वो चीज का डर नहीं है। मेरे अंदर बहुत चीजों का डर है। जैसे हमारे परिवार में हम अकेला हैं, समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि आप ही लोग के यहाँ, मान लीजिए कि आपके यहाँ जो है आप हो, आपके माँ है, आपकी बहन है, और आपके कोई नहीं है घर में, बाकी का सब बाहर में। तो मान लिया जाए कि आप कभी कोई सोचते होंगे कि हमारे परिवार में अगर हमारी माँ कभी बीमार पड़ जाएगी, किसी का हादसा हो जाएगा या कभी कुछ भी हो जाएगा, भगवान ने कभी होवे, लेकिन अगर अचानक हो जाए तो आप क्या करोगे? अभी नहीं होगा, रात में 12 बजे रात में होगा, तब आप क्या करोगे? सोचने वाली विषय है। तब आप क्या करोगे जब 12 बजे रात में होगा और बहुत अचानक घटना घटने लगेगा? तब आप क्या करोगे? ना तो आपको उतना बुद्धि है, ना तो आप उतना काम कर सकते हो। माना यही कहते हैं कि आपके पास नॉलेज बहुत है, किताबी नॉलेज बहुत पढ़े हैं, है ना, हिस्टोरी रे, पॉलिटिकल रे, मैथमेटिक्स रे, इंग्लिश रे, बहुत सारा विषय पढ़े, लेकिन आपके पास अनुभव की कमी है। अब क्या करोगे? तो आपके अंदर ये डर है कि नहीं है? डर है ना कि हमारे घर में अगर ऐसा कांड हो जाएगा, मेरा यहाँ कोई नहीं है, तो क्या हाल होगा? वही डर इसको भी सताता है, सुनना है, यही बात यही कहता है, यही डर इसको भी सताता है। वो मारने टंगाने में डर नहीं, यही डर सताता है, सुनना है। जैसे आप अभी बैठे हो, आप जिससे मान लिया आपका परीक्षा चल रहा है और आप गए, स्कूल गए, बट आपके घर पे आपकी मम्मी को डर सता रहा है, मेरा बेटा सही थे कि नहीं थे, है ना, कने ढकाव का मार देते कि है कि कने लड़ाई झगड़ा करके थे। तो डर है कि नहीं है? ये डर है कि नहीं? डर है, तो वही डर इसको भी सताता है। बुरी बीमारियों का डर घर का जब भी कोई आदमी बीमार पड़ता है, जब घर का कोई आदमी बीमार पड़ता है मुझे डर लगता है। ये कहते हैं कि जब मेरे घर का कोई व्यक्ति जब बीमार पड़ता है तो मुझे डर लगता है कि कहीं इसे कोई भयंकर बीमारी न लग गई हो, और तब मैं क्या करूंगा। ये कहते हैं कि जब मेरे घर का कोई व्यक्ति जब बीमार पड़ता है तो मुझे डर लगता है कहीं इसको भयानक बीमारी न हो जाए, तो हम क्या करेंगे? क्या करूंगा? उसे किस अस्पताल में ले जाऊंगा। ये कहते हैं कहीं उनको भयानक बीमारी हो जाएगा तो हम किस अस्पताल में ले जाएंगे? हम तो जो अनुभव के खाली है, हम किस अस्पताल में इसको ले जाएंगे? इलाज की कैसे व्यवस्था करूंगा? मैं इलाज कैसे इसका करवाऊंगा? मैं कैसे इसको डॉक्टर के पास ले जाऊंगा? मैं कैसे एम्बुलेंस बनाऊंगा? मैं कैसे क्या करूंगा? जब हमारे यहाँ कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाएगा, उसको बहुत बड़ी बीमारी उसको हो जाएगी, तो हम उसको कैसे अस्पताल ले जाएंगे? हम उसे कैसे अस्पताल ले जाएंगे? उसका हम कैसे इलाज करवाएंगे? यही डर मुझे सताता है। इस डर की वजह से कितने घंटे मैंने तनाव में गुजारे। ये कहते हैं यही डर के कारण मैंने कितने घंटों तक मैंने तनाव में गुजारे, है ना, कितने घंटे मैंने तनाव में गुजारे हैं। एक पत्ते की तरह कांपते हुए ठोटे, एक पत्तों की तरह कांपता हुआ मेरा होठ, मैं प्रार्थनाएं
बुदाते हुए कि किसी तरह संकट का यह क्षण कटे। ये कहते हुए मैं बिद बुदाते हुए कहता हूँ कि है ना, कि इस प्रकार से किसी के साथ ना हो, ये संकट की क्षण जल्दी ही कट जाए। बाहर गए हुए आदमी को जब घर लौटने में देर होती है, बाहर गए हुए व्यक्ति को जब घर लौटने में देर होती है, जब उसके लौटने की संभावित घड़ी भी बीतने लगती है, मन डर से गिर जाता है। ये कहते हैं कि जब हमारे घर से कोई व्यक्ति जब बाहर जाता है और कह के जाता है कि जा तो रहे 10 बजे घर तक आ जाए, घर में लौट के आ जाऊंगा। जब मैं हमारे यहाँ से कोई व्यक्ति जाता है और कहता है कि 10 बजे मैं लौट कर चला आऊंगा, और 10 बजे से भी घड़ी पार हो जाती है, घड़ी की सुइयां जब पार हो जाती है, तब जब नहीं आता है तब डर सताता है, कहीं इसके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं घट गया, क्योंकि इसने कहा था 10 बजे आ जाऊंगा, लेकिन 10 बजे नहीं आया, शायद कोई दुर्घटना तो नहीं घट गया। यही डर मुझे सताता है। मन तमाम तरह की अप्रिय कल्पनाएं करने लगता है, फिर अन्यास ही प्रार्थनाएं समय बीतने जाने का एहसास नसों में तर की तरह गुजरने लगता है। ये कहते हैं कि जब वो समय पर घर नहीं लौट पाता है तो मैं प्रार्थना करता हूँ, भगवान उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। प्रतीक्षा का डर, फिर जब लगता है कि प्रतीक्षा की घड़ी बीत गई, समय गुजर गया, तब बाहर वाला आदमी लौट आता है सही सलामत, और नसों का तनाव दिल की कई धड़कने के साथ जुड़ जाता है। ये कहते हैं कि वही व्यक्ति जो बाहर गया था वो समय पर नहीं लौट पाया था, और जब हम डर रहे थे कि भगवान कोई इसके साथ गलत तो नहीं हो गया, इसने कहा था कि मैं इतना बजे घर लौट जाऊंगा और इतना बजे घर नहीं लौटा, शायद इसके साथ कोई घटना तो नहीं घट गया। कोई घटना तो नहीं घट गया, लेकिन जब मैं बाहर निकलता हूँ और जब वो आदमी आ जाता है जो हमारे घर से बाहर जब उसको आते हुए देखते हैं, तो मेरा मन बड़ा ही खुशी महसूस करता है, और तनाव से मैं मुक्त हो जाता हूँ। कहते हैं पार्क में खेलते हुए बच्चे शाम का अंधेरा घिर आने के बाद एकाएक जब वहां नहीं दिखने लगते, तब कहाँ गए कि अकुलाहट कोई उत्तर देर तक ना पाकर डर में बदलने लगते हैं। ये कहते हैं कि जब कोई पार्क में बच्चा खेलता है, जब कोई बच्चा पार्क में खेलता रहता है, शाम का अंधेरा छा जाता है, जब शाम का अंधेरा छा जाता है और बच्चे कहीं नहीं दिखता है, तब जब मैं उसे आवाज लगाता हूँ तो वो आवाज नहीं देता है, तो मुझे डर सताता है कि बच्चे अभी तो बच्चे यहीं खेल रहे थे, लेकिन वो बच्चे कहाँ चले गए, है ना। पार्क में खेले गए बच्चे जब शाम का अंधेरा घिर जाने के बाद एकाएक जब वहां नहीं दिखने लगते हैं, तब कहाँ गए कि अकुलाहट कोई उत्तर देर तक ना पाकर डर में बदलने लगते हैं। ये कहते हैं कि जब बच्चे पार्क में खेलते हैं और जब बच्चे शाम में पार्क में खेलते हैं और जब अधिक शाम हो जाती है, तब वो बच्चे वहां पे नहीं दिखते हैं, तो मैं आवाज लगाता हूँ, तो हम सोचता हूँ जब आवाज लगाऊंगा तब बच्चे आ जाएगा। जब मैं आवाज लगाता हूँ और बच्चे का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो मुझे लगता है कि जो है कहीं उसके साथ घटना तो नहीं घट गया, अभी तो बच्चे नहीं खेल रहे थे। तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि मलयज जी को किन किन डर को सताता है, सभी तीनों पॉइंट लिखना पड़ेगा, है ना, बेहतरीन से लिखना पड़ेगा। आगे बैठा आपको लिखना पड़ेगा। अगला 3 मार्च 1881 को पत्र लिखते हैं। 3 मार्च 1981 3 मार्च 1981 को पत्र लिखते हैं। अपने को काटता पीटता हुआ यह आदमी दुनिया के आगे एकजुट और साबुत बने रहने की जीजी बिसा में हरदम तना हुआ किसी लक्ष्य पर छूटने को कसा हुआ रहता है। चैप्टर समाप्त हो गया। बेहतरीन से समझाने का प्रयास किए हैं। ऑब्जेक्टिव लगाइए, सब्जेक्टिव लगाइए, सब लगेगा। मिलते हैं चैप्टर नंबर